अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिक्र करेंगे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये कि जनाब हमारी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, अद्विया साजी की जो हमारी बरामदात हैं, उसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें 34% इजाफा हुआ। और जो लास्ट ईयर ये तकरीबन 45 करोड़ डॉलर मालियत की हमने अद्वियात पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर तैयार की गई जो अद्वियात हैं वो एक्सपोर्ट हुई। एक गुड साइन। आगे कहाँ तक पोटेंशियल है, क्या इसके असबाब बने, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में जो डॉग बाइटिंग के जो केसेस होते हैं, कुत्ते के काटने के जो केसेस होते हैं, या जैसे सलीस उर्दू में सगजीदगी के केसेस कहा जाता है, इसमें इंतहाई जो है वो खौफनाक हद तक इजाफा इसमें हो चुका है। सिर्फ कराची की अगर बात करें तो इसमें कराची में तकरीबन 13,000 केसेस जो है इस साल रिपोर्ट हो चुके हैं। जो मजबूत पेशरफ्त है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है उसने एक एंटी रेबीज के लिए बायोमोलिक्यूल, मुकामी तौर पर अगर हम इस एंटी रेबीज वैक्सीन अगर बनाएं पाकिस्तान में, तो इसके लिए बायोमोलिक्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि सिर्फ इस वैक्सीन की इंपोर्ट के ऊपर हर साल तकरीबन 26 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। आगे इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त और होना बाकी है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। तौकीरुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ साथ डॉक्टर इजहार हसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी तौकीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये बड़ा दीवार से लगा हुआ है, लेकिन अब नंबर्स इसके बड़े अच्छे आए हैं और 34% का इसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा। 2 डेकेड्स, 2 दिहाइयाँ जो हैं वो उसको रिकॉर्ड ब्रेक किया। मेन वजह क्या है इसकी, क्या वजह इसकी बनी सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। ये जी एक बहुत खुशाइन बात है। और जो आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 20 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 34% की जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में, एंड दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट ग्रोथ जो हम पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो डीरेगुलेशन किया है नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस को, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है। क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 3 साल से बैकफुट पे थी, और जो पिछले 3 साल में डीवैल्यूएशन और जो पाक रुपये की डेप्रिसिएशन हुई अगेंस्ट US डॉलर, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ऐसा फैसला किया 2024 फरवरी में कि जिस तरह बाकी दुनिया में है कि जो एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वो यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो WHO की लिस्ट के हिसाब से मोर देन 475 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। बाकियों को जो डीरेगुलेट किया है उसकी वजह से इंडस्ट्री उस क्राइसिस से निकली। और 1 साल में इंडस्ट्री ने ये दिखा दिया कि जब एक फ्रेंडली और मेरिट पे पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसके 2 बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आए हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं कि तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने फोकस करना शुरू किया एक्सपोर्ट पे, क्योंकि अब हम उस क्राइसिस से निकल गए थे जिसकी वजह से जब डीरेगुलेशन हुई है तो न्यू मॉलिक्यूल्स भी जल्दी रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी, वो आए हैं, वो भी हमने वहाँ अवेलेबल नहीं सर, एक मसला हमेशा पाकिस्तान में आता था कि आपकी 90-95% आप जो दवाएं तैयार करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, और क्या कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर भी काम हुआ है?
जी देखें, वो बिल्कुल सही है कि आज भी मोर देन 90% जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हम्म। और ये जो डीरेगुलेशन हुई है, इसका दूसरा बेनिफिट एक्सपोर्ट के साथ अब ये होगा कि अब इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करने के मोड में आई है। और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं जॉइंट जो उसे चाइना की कंपनी के साथ भी। और अब ये इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो जॉइंट वेंचर्स अगर होते हैं तो अब इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम रॉ मटेरियल ख़ुद बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरीके से ये जो भी आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये इस अब कंपनीज जो हैं उस तरफ भी इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगी, क्योंकि ठीक अब है, मैं जरा लेता हूं ना, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर इजहार हुसैन साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए जो बायो मॉलिक्यूल आपने तैयार किया है, थोड़ा सा इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड हमें बताइएगा। शुक्रिया मुझे मौका देने का। सबसे पहले तो बात यह है कि ये मॉलिक्यूल जो है हमारी जो साइंटिस्ट हैं की टीम है, जिसको डॉक्टर तिलत रूमी लीड कर रही हैं, उन्होंने ये ग्रैंड चैलेंज जो HEC का है उसके तहत इसको एक प्रोजेक्ट था और उसके तहत बनाया। पहले भी पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनी है, लेकिन वो पुराने तरीके से बन रही थी। ये एक जदीद तरीके से, जदीद जो इस दुनिया में मुरवजा और एक्सेप्टेड है, उस तरह से ये बनाई गई है। और इसका ये लैब का बैच जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके जो मज़ीद मराहिल हैं वो चलेंगे। इसके साथ साथ जो है डॉ ने वक्त को बचाने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए ऑलरेडी डॉ रैप के नाम से एक वैक्सीन मार्केट में की भी है, जिसको मुलायम फिल्म्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो पूरे तूल और अर्ज़ में अवेलेबल है। और इसके बड़े अच्छे नताइज आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर जो साइंस की टीम है वो इस काबिल है कि वो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर सके, और अगर उनको सहूलत दी जाए और उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि चैलेंजेस भी बहुत सारे होते। इतने चैलेंजेस नहीं होते तो ये शायद काम पहले भी हो चुका होता, या पहले अगर चल रहा था तो इस बड़ा एक वो स्मूथनेस उसमें आ जाती। हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं? सर, इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो चैलेंजेस के साथ ही है। देखें, इस वक्त जो ये वैक्सीन जो लैब स्केल पे बनी है, उसका अभी आगे जो प्रोसेस है वो चलेगा, और उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चलेंगे, उसके ट्रायल्स होंगे। और फिर ये कि सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात यह है कि उसको बनाने के लिए कमर्शियल फैसिलिटी चाहिए होगी। हाँ। आप लैब से मार्केट में नहीं ला सकते। हाँ। ये ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है। और आपको पता है कि रेबीज़ वो चीज़ है जिसमें अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका फिर इलाज जो है वो किसी भी अभी तक कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो रेबीज होने के बाद, अल्लाह माफ करे, जिंदगी का खात्मा ही होता है, फिर तकलीफ से उसी वक्त निजात मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो और इसके ऊपर काम हो सकता है। और सिर्फ रेबीज वैक्सीन नहीं, और वैक्सीन पे भी काम किया जा सकता है। जी तौकीर साहब, अब आ जाते हैं इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब लैब के ऊपर जो इसकी तैयारी हुई है उसको कमर्शियल उसमें शिफ्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्या SIFC से हम इसको जोड़ सकते हैं? क्योंकि आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी SIFC में जब आप इस फार्मा को डिस्कस करने गए थे, और ज़ाहिर है कि हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, आप ये SIFC की भी बहुत बड़ी सपोर्ट रही है इस डीरेगुलेशन में, और उसका मकसद ही यही था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इन लाइन लाएँ विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, और फिर सेकंड फेज़ में इन्वेस्टमेंट आई जाए, मल्टीनेशनल जो जा रही हैं उनको रोका जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और इसके साथ साथ अब इस SIFC के साथ जो हमारी बहुत डिस्कशन चल रही है, नेक्स्ट फेज़ ये है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान, और ये हमने कुछ कंट्रीज सेलेक्ट की हैं जहाँ पे SIFC जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें सपोर्ट करेगी। फिर दूसरा जो SIFC के साथ हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई हैं कि अब इस डीरेगुलेशन के बाद अब API जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और उसमें
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, उस पर हमारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं SAFC के साथ, फिर एक SAFC के साथ, और फिर साथ ही हम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट बॉडी जो है, जिस तरह इंडिया में फार्म एक्सेल है, उसकी ऑलमोस्ट अप्रूवल हो चुकी है। पिछले अक्टूबर से हमने इस पर काम किया और जाम कमाल साहब ने इसमें हमें बड़ी सपोर्ट की है, और हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। तो आप बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे कि फार्मेक्स के नाम से एक इंडिपेंडेंट जो ट्रेड बॉडी है, जिसका काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट को जो है वो एक्सपैंड करना है। और इंडिया ने जो आज $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसकी वजह यही है कि पिछले 20 साल पहले उन्होंने ये इस तरह की फार्म एक्सेल बनाई थी, जो कि कॉम्बिनेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री और ड्रैप जो उनकी है, वो सारे इसमें शामिल होते हैं, और उसने एक्सपोर्ट को कहाँ से कहाँ ले गए। तो मैं ये बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। लेकिन एक सवाल सर यहाँ पे मैं रखूँ, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। बात यह कि पाकिस्तान में IMF कहता है सब्सिडीज ख़त्म करें, लेकिन एक पर्टिकुलर एक हल्का है जो कि बेनिफिशियरी होता है उन सब्सिडीज़ का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स ख़त्म करने की, इंपोर्ट्स कम करने की, तो एक पर्टिकुलर लॉबी है जो कि उसकी इंपोर्ट्स की बेनिफिशियरी होती है। तो ये रेजिस्टेंस आएगी, अभी भी आ रही होगी। वो सही है, लेकिन देखिए एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त 90% 95% अद्वियात हम खुद बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ ऑलमोस्ट डन। अब क्या रह गया, बाकी जो 5 से 10% रह गया वो एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं। इस तरफ ये जो मैंने भी आपको बताया है SAFC के थ्रू भी, अब ये जो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन अगले 2 से 3 साल में अब जैसे ये डॉक्टर इजहार साहब बता रहे थे एक वैक्सीन आ गई है, इसी तरीके से अब ये इन्वेस्टमेंट आएगी। तो आप ये देखेंगे अगले 2 से 3 साल में हम इंशाल्लाह एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स को भी बनाने के काबिल होंगे, और अपना रॉ मटेरियल भी बनाने, अभी सिर्फ 10% के करीब रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है ना, क्योंकि अगर उसमें आप जैसे आप कह रहे हैं ना, बहुत से नेगेटिव फैक्टर जो है वो स्टेटमेंट्स इधर से उधर आ जाती है मीडिया पे, जिससे इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर वो बैकफुट पे ना खुदा ना खास्ता चली जाए। ठीक, तो इस चीज़ को, ये 34% की ग्रोथ ये जो है, अगर आप देखें कि थेरेपेटिक गुड्स की तकरीबन $1,909 मिलियन की हम एक्सपोर्ट ले गए हैं, और 457 सीरम मेडिसिन। ये हमने गवर्नमेंट से वादा किया था लास्ट ईयर कि हम 1 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट ले जाएंगे। तो अगर ये जो पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने, इनकी कंटिन्यूएशन जो है वो इंतहाई जरूरी है। जी डॉक्टर, ऐसे PPMA के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हम 4 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे, विच विल बी इंशाल्लाह जरूर। जी डॉक्टर इजहार साहब, हम ये फरमाइएगा कि कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि जनाब जिस सरत से काम चल रहा है, कमर्शियल अवेलेबिलिटी इस वैक्सीन की हो पाएगी? क्योंकि हमेशा ये होता है कि केसेस होते हैं और एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन या उसकी वैक्सीन जो है दस्तयाब नहीं होती है, और उसके बाद जो है अमवात में इजाफा होता है। तो ये कब तक कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी शुरू हो सकती है आपके ख्याल में? ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और ये कहते हुए मुझे कहने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़बरदस्त सपोर्ट हमें हासिल है। और अब जबकि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वैक्सीन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है, तो अगर उनके ताउन रहा और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ऑलरेडी हमें सपोर्ट है, तो हम समझते हैं कि इसको हम 1-1.5 साल में मार्केट में ला सकेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में ला सकेंगे बल्कि एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो इकॉनमी ऑफ स्केल पे बना सकें। ये हमें एडवांटेज है, हम इकॉनमी ऑफ स्केल पे ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, यानी ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट, हम अगर पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, सूबाई हुकूमतों के हवाले से बात करें, तो उनके शोकेस में हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, और वहाँ पर जॉइंट वेंचर्स के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम हुए हैं। तो अगर इस सिलसिले में भी सिंध गवर्नमेंट का ताउन बिलखुसूस रहता है तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा बरात दी हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हर तरफ से,
चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, हर तरह से हमें सपोर्ट मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट मिली है। तो तौकीरुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर इजहार हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके सामने लेकर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन टिकटॉकर्स के खिलाफ एक पुरतशद्दुद वाक़यात की, इवन उनके मर्डर्स की एक लहर इस वक्त हम देख रहे हैं। चाहे वो घोटकी का सुमेरा जो राजपूत हैं, 2 दिन पहले का ये वाक़या है, उनका कत्ल हो, उनका मर्डर हो, या इस्लामाबाद की सना यूसुफ हो, या कोयटा की हिरा अनवर हो, या जेहलम की इंसा साजिद, या फिर गुजरात की सबा अफजल। ये पिछले 1 आध साल में हम देख रहे हैं कि बहुत इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात में बड़ा इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? बहुत सी जगहों पे ऑनर किलिंग जो है वो भी इसमें कही जा रही है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ कंटेंट, ऐसा क्या कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये ख़वातीन जो है इस शिकार की भेंट चढ़ती हैं। इस तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि किस तरह से आप एनालाइज करते हैं इस तरह की खबरों को देखकर? टिकटॉक जो है वो दुनिया भर में एक बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सोशल मीडिया एक टूल है, और जब भी कोई नया टूल इजाद होता है तो वो फ़ायदे के लिए होता है, और उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से ये जितना भी आप फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इस टूल को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, इल्म में इजाफा हो सकता है, लोगों को स्किल सिखाई जा सकती है, लोगों के बिजनेस बढ़ सकते हैं और लोगों के बड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इस्तेमाल को गलत तरीके से करते हैं, जैसे छुरी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, फल काटिए, सेब काटिए इनको, और मैं छुरी को इस्तेमाल करता हूँ सर्जरी के लिए, तो बड़ा फ़ायदेमंद है, मैं बीइंग सर्जन। लेकिन यही छुरी अगर लोगों के पेट फाड़ने लग जाए तो ज़ाहिर है ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चों के हाथ में आ जाए तो छीलने लग जाते हैं। जो आपने वाक़या किया है, देखें टिकटॉक पर हमारे यहाँ कॉन्टेंट्स अगर आप देखें ना, तो 80% कॉन्टेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक एक सतही किस्म की एंटरटेनमेंट के साथ है। एक तो है ना डीप एंटरटेनमेंट, जिसमें आप देख के वाकई हिज उठाते हैं, और एक है जो बिल्कुल ही एक सतही किस्म की, बल्कि चीप जिसे कहना चाहिए, उस तरह की एंटरटेनमेंट जिसमें बगैर किसी, माफी चाहता हूं, बगैर किसी जहानत के सिर्फ एक ठट्ठा जैसे होता है ना, ठट्ठा लगाने के लिए एक मजा का खेज बात। एक आदमी केले पे छिलके पर फिसल गया, सब लोग हंसने लग गए। किसी के जेब आपने चूहा जो है उसकी शर्ट में डाल दिया, वो उछल पड़ा, सब हंस पड़े। और फिर जब इसमें से लड़कियां आई हैं ना, बच्चियां, देखिए हम जितना मर्जी इस बात को कहें, हमारी तहजीब इस बात को इजाजत नहीं देती कि लड़कियां बहुत ही खुलेआम अवेलेबल हो जाएं। देखिए हमारे घरों के अंदर अब मगरिब से मरूब होकर और फेमिनाइजेशन के उस सारी मूवमेंट के उत्तर आकर बाज औकात इतना हद को क्रॉस कर जाते हैं कि जो हमारी तहजीब और हमारा तमद्दुन, हमारी रवायत, हमारे दीन के साथ बिल्कुल क्लैश करता है। देखिए हमारे यहाँ अक्सर बेल बजती है तो लोग कहते हैं बेटी नहीं जाएगी, बेटा जाए, दूध वाला आया होगा। और अगर फर्ज करें छोटी बेटी जाती है तो हम कहते हैं बेटा सर पे दुपट्टा लेकर जाना। ये वो हमारी तहजीब थी जिस तहजीब के साथ हम सारे पले बड़े हैं। लेकिन जब हमारी बच्चियां बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगी और एक्सपोज होकर उस तरह से पब्लिकली अवेलेबल होंगी, और मतलब मैं बहुत ही डर के ये बात कर रहा हूँ, उनका जिस्म, उनके लिबास का पहनना, और फिर जो गुफ्तगू वो की जा रही है, तो उस सारे में वो बेचारी वल्नरेबल हो जाती हैं, और वो फिर जो है ना एक रिस्क में आ जाती हैं। अच्छा, अब एक बात लोग जरूर सवाल करते हैं कि लड़कियों को ही आखिर क्यों, लड़के क्यों नहीं? हाँ, लड़के भी वल्नरेबल हो जाते हैं, मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूं। लेकिन चूंकि हम इस बात लड़कियों की कर रहे हैं, तो लिहाजा खुदा ना खास्ता मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। लड़का भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो भी वल्नरेबल होगा। लेकिन लड़कियां ज्यादा कीमती हैं, वो ज्यादा नाजुक हैं, और हमारे यहाँ मेल की तरबियत नहीं हुई। हमें इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि हमारे घरों में, इदारों में मेल की जो साइकोसेक्सुअल ट्रेनिंग है वो नहीं हुई। अभी भी ये बात गलत है, लेकिन अभी भी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और हमारे इदारे, हमारे मीडिया, हमारे सारे
ये औरत को ऑब्जेक्ट बनाकर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर, चौकों पे, यानी सीमेंट बेचने के लिए औरतों के इश्तिहारों को लगा देते हैं, घर बेचने के लिए औरतों की शक्लों को और उनकी शक्लों की बुनियाद पर और उनके जिस्म के खद्दोखाल की बुनियाद पर बेचते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बच्चियां जो हैं ये वल्नरेबल हो जाती हैं और फिर ये नुकसान होता है। ठीक है। नहीं मुस्तफा साहब, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इन तमाम इस रुझान को लेकर, इस पर्टिकुलर रुझान को लेकर? मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आज़ादी का मफहूम गलत ले गया है, ये बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि हमें गुनाह और सवाब, कानून और कानून शिकनी, इखलाकियात और बदअखलाकी, बदतमीजी, इनमें फ़र्क कोई नहीं रखा हमने। ये आहिस्ता आहिस्ता तफरीक ख़त्म हो रही है। और एक और वजह उसकी ये है कि हमने ये जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम था ना, ये बड़ा मरबूत था, बड़ा सिस्टमाइज था। पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती थी कि पाकिस्तान में या बरे सगीर पूरे में उससे पहले, क़याम पाकिस्तान से कबल, ये एक ऐसा मरबूत ख़ानदानी निज़ाम था। मुआशरती तौर पे हम इतने मुज्तमे थे कि हमसाये को हमसाये का इल्म था, मोहल्लेदार जो है एक दूसरे को जानते थे, लेन देन, इखलाकियात, रसूम व रवाज, ये सारी इकट्ठी थी हमारी। एक तो बदकिस्मती से हमने वो निज़ाम जो है ना, वो दानिस्ता, डेलिबरेटली मैं कह रहा हूँ कि डेलिबरेटली वो तबाह किया गया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आज से मतलब 40 साल पहले जब हमने प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो उस वक्त ये इत्तलात आती थी कि बच्चियां घर से भागी और घर से भाग के उन्होंने दारुल अमान में पनाह ले ली। दाता दरबार जो है वहाँ उसके सामने एक पनाहगाह थी, वहाँ चले जाती थी। फिर ये था कि दारुल कफाला था, बुजुर्ग औरतें वहाँ चल। अब वो जो है ना, जब आया कोरोना के दिनों में, वो घर में तो हम कैद हो गए, लेकिन उसका नुकसान हमें ये हुआ कि घर में जो बच्चियां मोबाइल से, कंप्यूटर से खेलते थे, उन लोगों को कंपनियों ने कहा कि अपने घर की वीडियो जो है वो आप डालें और हम आपको पेमेंट करेंगे। उन बच्चों ने पहले वीडियो डालनी शुरू की किचन की, फिर उन्होंने कहा वॉशरूम में भी डाल दें, वो भी डाल दें। उनका बेडरूम का भी बना दें, वो भी बना दें। उन्होंने कहा पल्लू सिरक रहा है, थोड़ा सा आगे कर लें। उन्होंने कहा चेहरा आपका साफ दिखाई नहीं दे रहा, आप दुपट्टा उतार दें, चादर उतार दें। अब बच्चियों से फिर ये कहा कि बेटे बात सुनो, सारी बहनें भाई मामा को भी बुला लो, मामा भी आगे, खाला भी को बुला लो। वो सबको बुला के वीडियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डालनी शुरू की, और वो वीडियो का एक तो इनकम का सोर्स बना। दूसरा ये है कि बच्चियों में, खास बिलखुसूस बच्चियों में कह रहा हूँ, ये शौक पैदा हो गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता फर्क तमीज भूल गई कि घर अंदर और बाहर की तमीज क्या है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको ये फर्क नहीं रहा कि शर्मो हया औरत का जो है ना वो जेवर है। वो जो कहते हैं ना ऑर्नामेंट, आप न पहने जेवरात, लेकिन शर्मो हया का जेवर थाम लें। अब ये आज़ादी जो है कि बच्चियों ने, घर की खवातीन ने जो है वो जो इब्तिदा हुई है ना, वो यहाँ से हुई है कि हमने जो चाकू छुरी का इस्तेमाल है वो सब्जी और फ्रूट की बजाय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये आज़ादी का इस्तेमाल जो है वो शौहरों का, भाइयों का, फ्रेंड्स का गला काटने के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर मर्दों ने क्या किया कि मर्दों ने हाथ जो है वो अपने कंप्यूटर के लिए, अपने कलम से तहरीर के लिए बजाय, उसकी बजाय वो मैं जरा ये पॉइंट रखता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी कि मर्दों की तरबियत नहीं हुई। इन तमाम खवातीन के पीछे इनको कत्ल करने वाले कहीं ना कहीं वो बासिवाई एक केस किए गए जिसमें बहन ने बहन को मार दिया, बाकी सब जो है वो मर्दों ने किए। एक तो उनकी तरबियत, फिर दूसरी डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो अभी नईम साहब ने भी कहा कि पिछले ज़माने में गए वक्तों में दाता दरबार, दारुल अमान और ऐसे में बड़ी खवातीन जो घर से बच्चियाँ भागती थी, उसमें एक बड़ी तादाद उनकी भी होती थी जो शोबिज़ या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती थी। अब ये जो टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है, उन्हें कितना मुअस्सर मिला, या उस बफर को कितना उनके लिए, उनका काम कितना आसान हुआ कि घर बैठ के अगर वो फेम हो जाती हैं, वो होना चाहें? जी सर। डॉक्टर साहब देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड किस्म का शो बिज था, सॉरी ये भावलपुर में आंधी आ रही है तेज, तो छत पे कुछ चीज गिरी है, ये शोर उसकी वजह से हुआ है। अच्छा खैर, तो देखिए ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो जाती थी खवातीन या जो हजरात जाते थे, तो फिल्म में तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ना, और उसमें एक सेंसर भी होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसकी लिमिटेशन नहीं है।
पसे पर्दा जो मर्जी हो, मगर पर्दे पर तो ये सब कुछ नहीं होता था ना। तो अब तो हर एक का अपने हाथ में टीवी है, तो उसमें आप जो मर्जी कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि यहां मैं बहुत जरूरी तौर पे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे वालिदैन है ना, उन्होंने बच्चों पर से तवज्जो हटा दी है। और वो उनको, मेरे घर के अंदर मेरा बेटा है ना 12 साल का, 15 साल का, तो मुझे खबर होनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर किन साइट्स पर जाता है। मुझे अपने बच्चे पर तवज्जो देनी चाहिए कि उसके मिलने वाले कौन हैं, उसके दोस्त कौन हैं। इसी तरह बच्चियों के बारे में पता होना चाहिए कि ये बच्चियां कहां जा रही हैं, कहां रह रही हैं, किन के पास जा रही हैं, इनके दोस्त कौन हैं। और इस बात को फख्र से बयान करना कि मेरी बेटी तो घर का सारा खर्चा जो है वो टिकटॉक पे उठा लेती है, मगर ये भी तो देखिए ना कि उस टिकटॉक पर हो क्या रहा है। तो यहां मैं जो एक बहुत बड़ी कोताही समझता हूं, दो बातें सिर्फ अर्ज करूंगा। एक तो यह कि वालिदैन की तरफ से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में इंतहा दर्जे की कोताही है, और बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बना दें ही हमारे ख्याल में बच्चों की जबरदस्त किस्म की तरबियत है। यानी मेरा बच्चा अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो मैं कहता हूं माशाल्लाह ये मेरा बच्चा तो सेट हो गया। हमें यह नहीं पता कि सिर्फ पैसा कमाने के अलावा जिंदगी की और जो जहतें हैं, उन जहतों में यह बच्चा किस तरह से चल रहा है, और बच्चियों के सिलसिले में तो यह बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो बात आपने भी इशारा किया, हमारे दूसरे दोस्त उन्होंने भी बड़ा कि जो हमारे लड़के हैं ना, हम हया का पर्दा, तमीज, ये सारी चीजें औरतों से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये करनी भी चाहिए, उनको सिखाना भी चाहिए, लेकिन हमें अपने लड़कों की भी तरबियत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हर माँ बाप के ये जिम्मे है कि अगर उनके घर में 2 बेटे हैं ना, उन 2 बेटों की को ये बात सिखा दें कि औरत की इज्जत घर से बाहर करना बहसीती औरत उनकी जिम्मेदारी है, तो बहुत मुआशरे के प्रॉब्लम खराब हो जाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा दखल हमारे मीडिया का है, बहुत ज्यादा दखल हमारी ये जो एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री है इसका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है, उसको एक कमोडिटी, एक ऑब्जेक्ट बना के पेश किया हुआ है। नहीं मुस्तफ़ा साहब, ये जो आजकल हम अभी चूंकि पेरेंटिंग की भी बात हुई और उस पर मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा कि जो हमारे इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनको जो वालिदैन बिलखुसूस माएँ जब उनको मोबाइल दे देती हैं और उसके बाद एक कोने में उनको बिठा देती हैं, उनका स्क्रीन टाइम यकीनन आगे चल के यही वाली सी चीज़ें, और हम उस पर फ़ख्र करते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा वो टैक्स सेवी है और मोबाइल जो है वो हर चीज़ यूज़ कर लेता है, तो हम वही, यही शायद हमारी पहली कोताही है। मुस्तफ़ा साहब देखें, बात यह है कि ये एक, मैं समझता हूं कि मुआशरती अलमिया है, ये ऐसा सोसाइटी डायलेमा है जिसमें सिर्फ मैं, आप, मीडिया, 2, 4, 5 अफराद कसूरवार नहीं है, ये पूरे के पूरा मुआशरा जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, और हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। अब आप कराची की अपनी मिसाल ले लीजिए कि मुस्तफ़ा आमिर का वाक़या जो है कत्ल का, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में अरमगान और शिराज और साजिद हसन का बेटा, ये सारे लोग जो हैं, अब सबसे पहले आप ये देखें कि 3 साढ़े 3 साल से काम चल रहा था एक घर के कमरे में, हमसाये को इल्म नहीं था कि हमसाया कौन है, कौन रहता है अरमगान के घर के साथ। मुस्तफ़ा आमिर के घर वालों को नहीं पता था कि मुस्तफ़ा आमिर दिन के ज्यादा बेशतर घंटे कहाँ गुजारता है। शिराज के घर में करोड़ों अरबों रुपए आता था अदाकार फनकार के बेटे के घर में, उनको नहीं पता लगता था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं। घर में पार्सल आते थे इस्लामाबाद से, बैरून मुल्क से, उन पार्सलों को जांच पड़ताल परख क्यों नहीं की गई उनकी कि कहाँ से आ रहा है। इसी तरह अब इसके बाद हुमैरा असगर कत्ल होती है, हुमैरा कत्ल हुई। अब हुमैरा के कत्ल में उसके वालिदैन 7 साढ़े 7 साल से डिसएसोसिएट थे अपनी बच्ची से, उसकी कॉल अटेंड करते थे। उससे पहले फनकारा अदाकारा भी इसी तरह फ्लैट में जो है बुजुर्ग खातून जो थी, खालदा रियासत की बहन, बुजुर्ग खातून जो थी वो मुर्दा पाई गई, उनको किसी ने, बच्चे ने फोन नहीं सुना उनका। अब ये जो कत्ल, हुमैरा असगर की हलाकत जो भी है, कत्ल है या खुदकुशी है, जो भी है, वाकयाती तौर पे क्या कहा जा रहा है, सारी चीजें जो सोशली डिसएसोसिएट हो गए एक तरीके से। अच्छा, अब एक और मिसाल, सना यूसुफ कत्ल होती है इस्लामाबाद में। सना यूसुफ के वालिद ने और वालदा ने, वालिदैन और बहन भाइयों ने, उन लोगों ने उसको प्रोटेक्शन दी कि बड़ी बाहया खातून थी, बड़ी नमाजी परहेजगार थी। नूर मुकद्दम की माँ ने कहा जी कि मेरी बेटी जो है ना, वो वालिद ने भी कहा मुकद्दम ने कि जी वो पाबंदे सोमो सलात थी। अब आप मुझे ये बताएं, अगर पाबंदे सोमो सलात थे, बच्चे बच्चियां ये सारे जो मैंने तस्करा किया, तो रात के आखिरी पहर वो क्या करने घर से बाहर जाते थे?
वेल सर, ये मैं थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं क्योंकि ज़ाहिर है कि अपना दिफा करने के लिए वो तो मौजूद नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं ये विक्टिम ब्लेमिंग के उसमें भी आ जाता है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइए कि इन सूरत हाल से बचने के लिए वे आउट क्या है? दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से रेगुलेट करना इसको ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम रेगुलेशन वगैरह जो देखते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल उसके ऊपर देखते हैं, ये सोशल ज़्यादा खतरनाक है सर। जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। तो मैं सवालों का एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखें, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तो यह है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो शॉर्ट टर्म के तौर पर उसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए, ताकि हमारे पास ये डाटा आए कि किस किस्म के अवामिल में ये बच्चियां बेचारी जो हैं वल्नरेबल हो जाती हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। एक तो इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और पूरी तहकीक होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के वाक़यात को बहुत ज़्यादा उछाला ना जाए। सारे इन्फ्लुएंसर उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके फिर आगे और उससे बहुत ही प्रोपोगेट हो जाती है बात। तो इस रुझान को खत्म करना चाहिए। दूसरा, इसका लॉन्ग टर्म हल वही है जिस पर हम यानी आप भी बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त साफी उन्होंने भी बात की, वो ये है कि हम अपने घर में दोबारा से एक तरबियत का निज़ाम और एक खानदान का निज़ाम उसको उस पर तवज्जो दें। देखिए, मेरी अहलिया मेरे 4 बच्चे, लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और रेगुलेशन। जी सर, जी मैं अर्ज करता हूं। तो एक तो हम जो बॉटम टू टॉप तो है ना, ये वाली बात हम करने की कोशिश करें। हमारे स्कूल के कैरिकुलम्स के अंदर वो चीजें शामिल होनी चाहिए कि किस तरीके से अवेयरनेस अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ सोशल हमने उसको करना है। इसके अलावा हुकूमत के लेवल पर हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। आप देखिए, सऊदी अरब के अंदर जाइए, यूएई के जाइए, व्हाट्सएप के ऊपर आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, ऑडियो कॉल नहीं कर। मुझे रासुल खैमा में एक मेडिकल कॉलेज में उन्होंने के लिए एज अ गेस्ट बुलाया था, तो वहां जाके पता लगा कि जो ही आप उसकी प्रीमिसेस में दाखिल होते हैं तो आपकी सवाए 1-2 साइट के जो एजुकेशनल साइट हैं, आपके कंप्यूटर पे कोई साइट खुल ही नहीं सकती। तो अब तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन मसला यह है ना कि हुकूमत की प्रायोरिटी में यह चीज होनी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हुकूमत की प्रायोरिटी में अपनी हुकूमत को बचाना और डिफेंड करना अपने आप को, बस यही एक चीज है जो जिसके लिए मीडिया इस्तेमाल होता है। हुकूमत के जिम्मे है कि इस मीडिया की ताकत, ये मीडिया हुकूमत का है, ये मस्जिदें भी हुकूमत की हैं। शरई तौर पर जितनी मसाजिद हैं वो वक्त के हुक्मरान की तरफ से उसको एजुकेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल का आदमी डिसाइड कर सकता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में किस मौजू पर इस जुमे को बात होगी, और उस बात को यानी हमने मस्जिद को इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपनी जो है प्राइमरी स्कूल को इस्तेमाल नहीं किया, स्कूल के टीचर्स को हमने यानी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की कि वो तमाम मैसेजेस जो मुआशरे में जाने चाहें वो हर नमाज के बाद इमाम के मुंह से निकलने चाहिए। वो तमाम मैसेज स्कूल के यानी प्राइम जो होती है असेंबली होती है उसके बाद निकलने चाहिए। तो इस तरीके से नीचे से भी हमें काम करने की जरूरत है और हुकूमत को इस सिलसिले में सीरियस होने की जरूरत है। एक कुछ ना करे, एक टास्क फोर्स बना दें, कुछ समझदार बंदे मीडिया से, कोई अपना कोई वजीर और इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि यानी इसके हों यानी जर्नलिज्म से इन्वॉल्व हों और किसी मजहबी रहनुमा को मिला के कमेटी बना दें जो पूरी टास्क फोर्स हो और हुकूमत को सजेस्ट करे कि किस लेवल पर तमाम तर कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ इस मामले को एक सही ढाल के साथ आगे लेकर चला जाए। रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो अपने तौर पे हम इस्तेमाल करें हम, और फिर रियासत की जिम्मेदारी है, वो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत उससे पीछे किसी तौर ना हटे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपका भी, और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपका भी, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।